नमस्कार दोस्तों, एक प्रयास चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जेपीएससी मेंस जो है वो शेड्यूल्ड है, मे बी जो लोग कह रहे हैं आई डोंट नो, जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट सेकंड वीक में, ठीक है, जैसा भी हो, बट होना तो तय है। 138 प्लस जिसका है वो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। 138 प्लस माइनस 3 जो भी है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में जो है सो इकोनॉमिक्स जो है उसमें पार्ट 2 या बी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें पहला टॉपिक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स लाइक एचडीआई, जीआईआई, है ना, पर कैपिटा इनकम, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो भी इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने अपने खुद से ये बनाया है। जैसे देखिए, क्वेश्चन है डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ along with the leading indicators in the present scenario where is India standing as we have 2047 विकसित भारत अहेड। हमको पता ही है कि जो सैनिटरी ईयर होगा, 100वां जो वर्षगांठ होगा इंडिया के इंडिपेंडेंस का, उस समय भारत जो है सो अपना लक्ष्य रखा है विकसित भारत, विकसित कंट्री बनने का, ठीक है। तो उसके संदर्भ में अभी का क्या स्थिति है भारत का और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का ये एक रूप है, ठीक है। हिंदी में देखिए, प्रमुख संकेतकों के साथ आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को परिभाषित करें। वर्तमान परिदृश्य में भारत कहाँ खड़ा है, क्योंकि हमारे सामने 2024 का विकसित भारत है, 2047 का विकसित भारत है। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंट भी आए तब भी आपको 2047 विकसित भारत तो लिखना ही लिखना है एलिमेंट। तो मैंने इस तरह से इसको जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, मैं वर्ड से ही पढ़ा रहा हूँ, उतना अभी ताम झाम नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। चलिए, और जिसको पढ़ना है पीएससी लेवल का भाई वो इसी से कर लेगा, ठीक है। ये नहीं कि ये पेन वो पेन, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको समझ लाइए, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वहाँ पे उस परिप्रेक्ष्य में उतारना जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए वो 90% या 30% 40% पूछ दिया तब तो आप लीडिंग पकड़ लेंगे, लेकिन थोड़ा इधर उधर पूछ दिया तो आपको सोच के उसको लिखना है। तो उस समय ना फैक्ट्स तुरंत तुरंत आने चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, 5 बार 10 बार एक एक को, तो टाइम कहाँ है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया ये, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अलोंग विद द लीडिंग इंडिकेटर्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग एज वी हैव 2047 विकसित भारत अहेड। चलिए देखिए, अब इसका सबसे पहले क्वेश्चन पकड़िए कि भाई ये पूछा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन, और उनका जो मानक है उस आधार पे हमें माने तुलना करना है इंडिया का कि अभी के हिसाब से और 2047 में जो विकसित भारत बनने का लक्ष्य है उस हिसाब से अभी भारत कहाँ खड़ा है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला ये है डेफिनेशन आपका, ठीक है, कि विकसित भारत 2047 इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑफिशियल विजन टू ट्रांसफॉर्म कंट्री इनटू a developed nation by 2047 coinciding with the 100th anniversary of its independence। और इसको बनने के लिए क्या है, इंडिया का जो ब्लूप्रिंट है उसका लक्ष्य ये है कि हमारा जो इकोनॉमी होगा 2047 में विकसित भारत को, वो 30 to 40 ट्रिलियन डॉलर होगा, नॉट रुपीज, ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर का मतलब लाख करोड़, ठीक है। 30 से 40 लाख करोड़ डॉलर, और उसको अभी 96 या 95 से गुना कर दीजिए उतना। एंड पर कैपिटा इनकम शुड बी 18,000 US डॉलर पर हेड, ठीक है। तो ये मिलेगा कैसे, बाय लेवरेज यूथ एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। मतलब
यूथ एम्पावरमेंट, जो युवा है, युवा शक्ति के सामर्थ्य से हमारा जो आधारभूत संरचना है उसका उसको बढ़ावा देकर, और जो तकनीकी क्षेत्र में इनोवेशन में बढ़ावा देके, ठीक है, इस तरह से ये हमारा हासिल होगा लक्ष्य। ठीक है, तो हम लोग पहले इकोनॉमिक ग्रोथ फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन देख लेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम हो गया, आपका पर कैपिटा इनकम हो गया, प्रोडक्शन इफिशियंसी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है बाय एनी मीन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द रेज इन नेशनल इनकम, ठीक है, देन पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू अकर, ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कब, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये देखिए, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज बाय एनी मीन्स। ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन अनदर वे एज इट इज एन रियल जीडीपी और जीएनपी increase of a nation in a particular period of time or say accounting year। ठीक है, और जो पर कैपिटा इनकम होता है वो होता है मोस्ट रिलेवेंट या लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है इसका मतलब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है आपका जीडीपी और पॉपुलेशन का रेशियो। ठीक है, एक व्यक्ति का कितना कैपिटल है, मतलब कितना इनकम है। ठीक है, एक एक जो है सो आपका एक व्यक्ति का, तो जितना हमारे कंट्री का इनकम होगा उसको डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, तो पर हेड निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, चलिए ये डेफिनेशन हो गया पर इकोनॉमिक ग्रोथ का। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ होता कैसे है, अगर किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेस हो, आपके पास ह्यूमन कैपिटल हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास टेक्नोलॉजी हो, और आपके पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जैसे जीएसटी टाइप का चीज। ठीक है, तो इस ये सब चीजें जब होंगी तब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब देखिए, अब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका डेफिनेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा, उसके बाद फंडामेंटल चेंजेस होंगे, किसमें भाई, जैसे स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, राइजिंग आपका इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है, आपका सोसाइटी अर्बनाइज्ड हो रहा है, पॉपुलेशन फॉल हो रहा है, मतलब एक है ना, चेंज इन डेमोग्राफी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं होना चाहिए कहीं, वो घट रहा है। उसके बाद आपका कंजम्पशन या डाइटरी पैटर्न्स में आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है। तो ये सब फंडामेंटल चेंजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जब फंडामेंटल चेंजेस होते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट मीन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इन एडिशन टू द रेज इन पर कैपिटा इनकम, मतलब रेज इन पर कैपिटा इनकम मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्शन, when fundamental development also goes on like structural changes। ठीक है, which includes rise in industry, growing urbanization, falling of population, changing in structure, change in consumption and dietary pattern और लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सो ऐसे इस तरह करके इसको बॉक्स में फिर लिखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू, ऐसे बॉक्स में ऐसे इसको बॉक्स बना दीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस फंडामेंटल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सब में अच्छा होना, इसको बोलते हैं आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हम लोग प्रमुख संकेतक देखे थे ना अभी। क्वेश्चन क्या पूछा, प्रमुख संकेतकों के आधार पर बताइए कि डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है, ये चीज देखना है। देखिए, सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, कोई भी डेवलपमेंट, उसका एक नापने का ग्रोथ कैसे नापेंगे उसको, तो आपका एच डी आई मैंने क्या, ह्यूमन कैपिटल बढ़ना होना चाहिए, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा होना चाहिए,
आपका लो पॉवर्टी होना चाहिए, एमपीआई एक लो होना चाहिए, आपका गिनी कोफिशिएंट अच्छा होना चाहिए, ये सब इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं उसको मापने के लिए, देखिए एक तो है कंपोजिट इंडिकेटर, जैसे कि एमपीआई हो गया, एचडीआई हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या इन एडिक्विटी इनइक्वालिटी एडजस्टेड, आईएचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, एचडीआई, आईएचडीआई इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर हो गया एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का कंपोजिट इंडिकेटर एक तो ये हो गया। एक होता है सोशल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स, उसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो सब कम होना चाहिए। जैसे इंडिया का भी है ना, मैटरनल मोटा सॉरी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 80.5 है अभी 2023 में, एज कम्पेयर टू 2016 व्हेन इट वाज 130 पर 1 लाख बर्थ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका एडल्ट लिटरेसी रेशियो, इनरोलमेंट रेशियो कैसा है। जैसे अभी प्राइमरी इनरोलमेंट रेशियो इंडिया का 99.2 हो गया परसेंट एज पर द एसडीआर 2025, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक स्कूल, जैसे वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, है ना, और ये जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, कुकिंग गैस, ये सब का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज़, ठीक। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक एंड इनइक्वालिटी इंडिकेटर्स, मतलब जैसे जेंडर इक्वल होना चाहिए। जैसे इंडिया का भी जो गिनी कोफिशिएंट है वो 25.5 है, और इट इज़ इंडिया इज प्लेस्ड अमोंग द क्या कहते हैं, फोर्थ इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड लीस्ट इन इक्वल कैटेगरी, ऐसे में रखा गया है इंडिया को, ठीक है। तो ये चीज़ कैसा है आपका, ये दिखाता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। मतलब ज़्यादा इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब एक के पास बहुत धन है, एक के पास कम है, एक के पास बहुत खाने के मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द स्टार्टा ऑफ द सेवरल स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, ठीक है, सो दैट दे कैन, मतलब जो पीपल है वो अपना जो वांट है उसको पूरा कर सके एक स्टेबल प्राइस में, ठीक। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, इन्फ्लेशन आपका नॉमिनल होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स, मतलब जो आपका जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, मीन्स आप प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा माइनिंग का यूज़ कर रहे हो तो फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम अपना नीड तो पूरा कर ही लें और फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं कि वो अपना नीड पूरा कर सके विदाउट कोई दिक्कत से, ठीक है। और आपका ग्रीन जीडीपी आप अडॉप्ट करो, उसका क्या स्थिति है आपका, जैसे छत्तीसगढ़ ने अभी ग्रीन जीडीपी अडॉप्ट किया है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट एंड इमिशन कैसा है आपका, लो इवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप पूरा इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहे हैं और वो इन्वायरमेंट को थ्रेट कर रहा है, ठीक है। सो ये सब चीज़ होता है इन्वायरमेंटल और आपका सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया, ठीक है। ये ये अब देखिए ये तो इंडिकेटर हो गया, अब फैक्टर्स क्या क्या है देखिए। फैक्टर होता है जैसे, मतलब कारक क्या क्या है, ये तो संकेतक हो गया ऊपर वाला, और कारक क्या क्या है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या होगा, माना इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस फंडामेंटल चेंजेस, तो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन, लो फिजिकल डेफिसिट, एफडीआई फ्लो, फॉरेक्स रिजर्व, ये सब चीज़ें, ये हो जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर्स में। फिर ह्यूमन कैपिटल में मतलब एचडीआई, जैसे कि हेल्दी एजुकेटेड एंड क्या कहते हैं, स्किल्ड यूथ फोर्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए आपका। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तभी गुड गवर्नेंस होगा, अब तो पहले ही इसको लिखना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
फिर गुड गवर्नेंस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, आपका जो जैसे सीबीआई हो गई, कोई एजेंसी हो गई या पुलिस हो गई संस्था, ये सब चीज़ स्ट्रांग होना चाहिए। फिर सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आपका सोशल में क्या हो गया, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, टीचर पॉपुलेशन रेशियो, आपका कितना इजीली एक्सेसिबल है आपका इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, वाटर, है ना, अ, ये सब चीज़ें। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब हो गया कि बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, है ना, क्लाइमेट रेसिस्टेंस होना चाहिए, सॉरी रेजिलियंस होना चाहिए, और सस्टेनेबल होना चाहिए ये आपका जो ग्रोथ है। तो इन्वायरमेंटल मतलब आप कितना आप ग्रोथ कर रहे हैं और कितना हार्म पहुंचा रहे हैं आप अपने जो इन्वायरमेंट है उसको, तो मतलब बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए दोनों के बीच। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हो गया आपका इंडिकेटर्स और फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मेजरमेंट ऑफ फैक्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा, देखिए एक आरजी लिप्से थे, मतलब हमारे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला है कि कुछ मतलब जो पैरामीटर है जिससे डिग्री ऑफ डेवलपमेंट को मापा जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है भाई, इनकम पर हेड क्या क्या है किसी कंट्री का, कैपिटल पर हेड क्या है, सेविंग पर हेड क्या है, उसके बाद द परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज कितने बचे हैं, मतलब रिसोर्स रहेगा ही नहीं तो डेवलपमेंट कैसा होगा, कोयला नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा, हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो कहीं डिप्लीट तो नहीं हो गया रिसोर्स, वो चीज़। ठीक है, और इन सभी इंडिकेटर्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड सोशल। इकोनॉमिक हो गया जैसे जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट, ट्रेड, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़। ठीक है, और डेमोग्राफिक में आपका हो गया जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर, एमएमआर, ये सब चीज़ें। और सोशल में ये वाला चीज़, ये पूरा सोशल में ये मतलब लिटरेसी क्या है, लास्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, डॉक्टर का अवेलेबिलिटी क्या है, ये सब जो अभी हम बताए। ठीक है, चलिए, अब जीडीपी कैसे नापता है, तो कहा गया है कि अगर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रो हो रहा है, इसका मतलब कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एक लूप होल है कि भाई जीडीपी तो अगर नॉमिनल जीडीपी है तो इन्फ्लेशन के चलते भी वो बढ़ा हुआ दिख सकता है, और जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो, पर कैपिटा इनकम हाई हो। जैसे इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट इसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ठीक है, बाकी देशों की तुलना में। तो ये सब चीज़ें, इसका लूप होल है। उसके बाद इक्वल कितना है, इक्वलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व क्या बोलता है कि हाउ, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, बताता है कि हाउ इक्वल इज कंट्री मीन्स हाउ द cumulative, how equally the wealth of a nation is distributed in rational way among the people of that country। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका एक ग्राफ होता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई ग्राफ होगा, इधर होगा आपका मतलब कितना मतलब लोग हैं। ठीक है, और इसमें होगा इनकम। ठीक है, अभी देखिए ये होता है परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, 45 डिग्री लाइन, ये ये 45 डिग्री, और ये होता है इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है, ये वाली। ठीक है, तो ये जो बीच का एरिया हो गया ना, ये होता है आपका कितना अनइक्वल है, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा एरिया, ये बढ़ेगा, मतलब ये कर्व इधर जाएगा, उतना अनइक्वल होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये सीधी वाली लाइन, ये सीधी वाली लाइन, ठीक है, ये क्या दिखाता है भाई, एकदम इक्वल है 45 डिग्री पे। और ये जो दिखाता है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी को, मतलब ऐसे हो गया तो परफेक्ट अनइक्वल हो गया। ठीक है,
और इसी चीज को जो कोराडो गिनी जो थे 1912 में, उन्होंने गिनी कोफिशिएंट दिया। गिनी कोफिशिएंट क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब वो बोलता है कि एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड द कर्व ऑफ इनइक्वालिटी, दैट इज ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व मतलब ये वाला लाइन, ऐसे देखे थे ना, ये है लॉरेंज कर्व, ये। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ बिटवीन लॉरेंज कर्व एंड द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ये लॉरेंज कर्व, ये परफेक्ट इन इक्वालिटी वाला लाइन, इक्वालिटी वाला लाइन। ठीक है, और टू द एरिया बिलो 45 डिग्री, मतलब पूरा एरिया। ये अब थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो इसको लिख देना है। ठीक है, इससे हम लोग मेजर करते हैं। अगर जीरो है तो परफेक्ट इक्वल है, अगर वन है तो परफेक्ट अनइक्वल है। तो जीरो के वन के बीच गिनी कोफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है, लेकिन इसमें भी भाई पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा किसी का है, देश का है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपका इन्फ्लेशन से भी पर कैपिटा इनकम हो सकता है। दूसरा क्या है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता, वो चीज़ तो पर कैपिटा इनकम में नहीं आएगा। किसी देश का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, डजंट मीन देन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ बहुत अच्छा हो उस कंट्री का, हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, उसमें लैक कर रहा है क्या, तो इसका एक लूप होल हो गया। फिर इकोनॉमिक वेलफेयर, ये कोलिन क्लार्क और डी ब्राइट, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला है कि भाई measure in economic welfare is the most suitable indicator of economic development। measure in economic welfare is the most suitable indicator of economic development। मतलब जितना ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर होगा उतना मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उस कंट्री का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितना अच्छे से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हाउ इक्वल, मतलब इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड विद स्टेबल प्राइसेस। मतलब जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्टली इक्वल होना चाहिए अमंग द पीपल ऑफ इंडिया और अमंग द डिफरेंट सोसाइटी ऑफ मीन्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड वो जो है ना अपना लोग सोशल वांट्स को पूरा कर पाए विथ स्टेबल प्राइसेस। तो ये होता है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर होगा उतना अच्छा डेवलप कंट्री होगा, ये कॉलिन क्लार्क और डी ब्राइट ने बोला है। लेकिन इसमें भी तो ये दिक्कत है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन में हो सकता है कि किसी को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा हो, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सोशल वांट जो सेटिस्फेक्शन है ये डिपेंड करता है पीपल टू पीपल, तो ये इसका एक लूप होल हो गया। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट थ्रू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये क्या कॉलिन क्लार्क ने दिया था। इन्होंने इन्होंने बोला है कि भाई कंट्री का ऑक्यूपेशन अगर टर्सरी सेक्टर में डोमिनेंट है तो वो डेवलप कंट्री कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट थ्रू राइज इन कंजम्पशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका मतलब क्या है कि जो जितना कंजम करेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका जिस देश का अच्छा होगा और जिस देश की जनता जितना कंज्यूम करेंगी उस वो उतना डेवलप कराएगा, कहलाएगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया या अंडर डेवलप कंट्री या नॉट जो डेवलप कंट्री नहीं है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो डेवलप कंट्री हो गया, तो इसका एक लूप होल हो गया ये चीज़। ठीक है, तो ये सब लूप होल्स को दूर करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंडिकेटर्स है भाई, आप लिखेंगे जैसे HDI, वो जो तीन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये तीन पे डिपेंड होता है ना। इंडिया का रैंक 130 है अभी भैया। ठीक है, इसको लिखेंगे आप, इसके थ्रू मेजर करना है, क्योंकि ऊपर वाले इंडिकेटर में ह्यूमन डेवलपमेंट तो आया नहीं ना, तो ये चीज़ आएगा। फिर आपका इनरोलमेंट रेशियो वो लिखेंगे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI लिखेंगे। ठीक है, मॉरिस ने दिया था 1970 में, ये क्या बोलता है, ये तीन इंडिकेटर पर डिपेंड करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, IMR एंड लाइफ आपका लिटरेसी रेट। ठीक है, इस तीनों का जो एग्रीगेट वैल्यू होगा जिसका अच्छा होगा वो कंट्री डेवलप कर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिखेंगे। उसके बाद इंडिया के संदर्भ में लिखेंगे कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जर्नी वो कैसा है। तो
इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखना है, ऐसे। सॉरी, ऐसे फिगर तो नहीं बन गया, कोशिश करता हूँ मैं। ऐसे इवोल्यूशन दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या इनिशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस। क्या क्या था भाई, भूखमरी थी, इंडिया आज़ाद हुआ था, तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था, 14%, 75%, 80% लोग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 32 ईयर्स था, ये सब चीज़ था। तो उसके इसीलिए हमें अर्ली स्टेज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी 5 ईयर प्लान के थ्रू। और हमें प्रोटेक्शन देना पड़ा किसको, इंडस्ट्री को, थ्रू पीएसईज, ठीक है। फिर शॉर्टफॉल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में हुआ आपका लगभग 50 60 65 के दशक में, कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो गिरने लगा। प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी लाइसेंस राज के थ्रू प्रोटेक्टेड थे, तो वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, और साथ ही साथ जो पीएससी थे वो इनफिशिएंट प्रूफ हुए। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भाई 1960 का दशक और भूखमरी, पीएल 480 गेहूं पर हम लोग डिपेंडेंट हुए। इंडिया वाज द सेंटर ऑफ फोटोग्राफी फॉर स्टारवेशन, और कहीं घर में चूल्हा नहीं जलता था भाई, तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया। फिर 1991 का दौर आया, ठीक है, 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर हमारे पास आया 204 नीति आयोग और आपका जीएसटी, ये सब, ठीक है। फिर हम लोग अभी बढ़ रहे हैं 204 की तरफ, 47 की तरफ, डेवलप इकोनॉमी। तो ये आपका एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के तरफ इवोल्यूशन दिख गया, ठीक है, एकदम पिक्चराइज इमेज में, एक पेज में। हाँ हाँ, आधा पेज में, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट सिनारियो क्या है, प्रेजेंट सिनारियो जैसे कि अभी क्या हाल चाल है, वही क्वेश्चन पूछा है ना, कि हम लोग 47 के तुलना में अभी कहाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखेंगे कि भाई इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, लेकिन आईएमएफ के हिसाब से सिक्स्थ है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी। एक सेकंड। तो ये सब लिखने के बाद आप जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2880 है। हाँ, इंडिया ने की रिफॉर्म्स लाया, जैसे जीएसटी, मेक इन इंडिया, आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, इसके थ्रू जनधन योजना, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब चीज़ें। फिर फिजिकल पॉलिसी, जब आप देखो इंडिया का जो इतना अच्छा फिजिकल पॉलिसी रहा कि इसने कोविड को अच्छे से टैकल किया। इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ कोविड वैक्सीन एज एन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि 1900 सॉरी 2019 2021 में इसका जो फिजिकल डेफिसिट था लगभग 9.3% था, जो अभी जो है लगभग 4.5 के बीच में है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ भाई, आत्मनिर्भर भारत को हमने प्रमोट किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अगर हम हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, इसको तो कंपेयर करना पड़ेगा ना दूसरे देश की तुलना में। तो उसके लिए आप क्या क्या इंटरनेशनल कंपैरिजन में हमने सिर्फ यही लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा चौथा है, अभी 685 बिलियन डॉलर के करीब, ठीक है, फोर्थ। लेकिन एचडीआई में हम कहाँ हैं, आप अभी 130 हो, बहुत पीछे हो, ठीक है, ये चीज़। फिर पॉवर्टी रिडक्शन में हमें क्या लिखना है, कि पॉवर्टी में भाई जो एसडीआर, सॉरी, नीति आयोग का जो 23-24 का आपको डाटा है, उस हिसाब से लगभग 135 मिलियन लोग बाहर हो चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, बिटवीन 2016 से 24 के बीच, ठीक है, 135 मिलियन। और अगर आप ऐसे देखो तो 29.17 पॉवर्टी थी 13-14 में, जो अभी लगभग 11.28 हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनइक्वालिटी, अभी जो 2025 का जो गिनी कोफिशिएंट का जो डेटा आया था, उस हिसाब से इंडिया स्टैंड्स एज 20.5, इसका जो गिनी कोफिशिएंट है ये है। तो और मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी है ना, दिस प्लेसेस इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी, मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी, रैंक्स इट एज ए फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली, ठीक है।
The top 1% of India's population owns 40% of country's wealth. In 22-23, 22.6% of national income went to 1% of highest level since 1922। देखिए अभी इनइक्वालिटी ऐसा है कि 1% के बाद 40% वेल्थ है, ठीक है। और 22-23 में 22.6%, 22.5% वेल्थ जो है 1% आदमी के पास चला गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो हमने जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, ये सब चीज़ लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद मेड इन इंडिया, फिर आपका हमारा जो कैपेक्स है वो लगभग 2.6 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको लिखना है और ये ग्राफ भी दिखा देना है कैपेक्स में ऐसे करके, ठीक है। 2.6 ऐसा करके आपको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये ग्रोथ का। अनएम्प्लॉयमेंट, हम कह तो रहे हैं विकसित भारत बन जाएंगे, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से ये कहता है कि भाई इंडिया में जो यूथ में जो है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्जिंग है। कैसे? जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें से 80% भागीदारी सिर्फ यूथ का है। इंडियाज यूथ अकाउंट फॉर 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स, ठीक है। एंड द शेयर ऑफ यंगस्टर्स विथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, और उसमें भी यंगस्टर्स जो हैं सेकेंडरी और हायर मतलब एजुकेशन वाले जो होल्ड करते हैं, उनकी संख्या 2000 में 35% थी, जो कि अभी 65% हो चुकी है 2022 के हिसाब से। उसके बाद हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है? पुअर है, क्योंकि हम लोग एक ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका लिटरेसी रेट सही नहीं है, अगर है तो स्किल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़। फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना होना चाहिए जैसे नहीं है। जैसे कि जो चाइना का जो संघाई पोर्ट है वो इंडिया के सभी 12 पोर्ट को मिला के भी उससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। हमारा एक्सपोर्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट का 2.25% लगभग है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई हमारा जो वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से जो 15% हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, वो पहुंच ही नहीं पाता एंड यूज कंज्यूमर को। मतलब फार्म गेट से कंज्यूमर के बीच तो वो रोट हो जाता है, ठीक है। वो मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। राइजिंग अनइक्वलिटी, अभी भी 1/3 लोग ऐसे हैं जो $1 से नीचे जो है सो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एग्रीकल्चरल इनफिशियंसी, मतलब एग्रीकल्चर में 42% वर्कफोर्स है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17.5% है। फिर पुअर टैक्स कलेक्शन रेशियो ब्रिक्स कंट्री में सबसे कम, लगभग 12% है, 11 से 12% ये रहता है टू जीडीपी, वो बहुत कम है टैक्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसका चैलेंजेस है, और भी आप लिख सकते हो। हाँ, अचीवमेंट में और ये भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। अचीवमेंट में ना आप और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि स्पेस में चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3, फिर आपका स्पेडएक्स मिशन, उसके बाद आपका कुछ रिसर्च में अगर मिलेगा आपको तो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज ब्लू चिप, हम लोग चिप बनाए हैं अभी, शक्ति और एक कोई और है चिप है, ठीक है, आईआईटी मद्रास में, वो सिर्फ आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन में, ठीक है। इनिशिएटिव क्या क्या लिया है भाई इंडिया ने? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइडे कॉरिडोर जो झारखंड से 186 किलोमीटर गुजरता है। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टू टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ठीक है। फेम इंडिया, मतलब ईवी एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देना। फिर स्वच्छ भारत क्लीन, मतलब क्लीननेस की तरफ, एक क्लीन इंडिया की तरफ एक कदम है। उसके बाद ये चैलेंजेस हो गया, ये स्टेप्स क्या लिए हैं, और पाथवे, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब
क्या होना चाहिए भाई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी जो लोग हैं, सभी समाज के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो, एक तो हो गया। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी हिसाब से होना चाहिए, इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे रहे हैं, एसएमई सेक्टर, माइक्रो एंटरप्राइजेज, इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट दो, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधा एसएचजी को इम्प्रूव करो, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वैक्सीनेशंस, आपका राइट एजुकेशन एक्सेस, ठीक है, क्लीन वाटर सैनिटेशन, हमारा यूथ कैसे हेल्दी होगा, ये सब चीज़ को बढ़ावा देना। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ना, फिर एसडीजी गोल्स को बढ़ावा देना, हमारी जो पॉलिसी है टू अलाइन द पॉलिसी विद द एसडीजी, क्या कहते हैं, एसडीजी गोल्स टू एड्रेस पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड व्हाट नॉट, हाँ। फिर पीपीपी मोड पे आप काम शुरू करो, फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करो, ठीक है, ग्रीन जीडीपी की तरफ बढ़ना है, तो ये सब चीज़ हो जाएगा आपका ये में। तो कैसे लिखना है इसको भैया, सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने तो विकसित भारत से स्टार्ट किया है, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक ट्रेंड जो चला है कि सब लोग कोट से स्टार्ट करते हैं, नहीं, भेड़ चाल में नहीं, क्यों कोट से करना है, हर जगह कोट थोड़ी मिलेगा, और कितना कोट आप याद कर लोगे, तो ये चीज़ एक गलत हो गया, कोट से हमेशा स्टार्ट नहीं करना है, जहाँ लगता है वहाँ से करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा से स्टार्ट करिए, जो मैंने अभी किया विकसित भारत से, ठीक है, क्वेश्चन का नस को पकड़ के उसका स्टार्टिंग किया है मैंने। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन देना है, उसके बाद फैक्टर्स और इंडिकेटर्स लिखना है, फिर आरजी लिप्से का जो कॉन्सेप्ट है वो लिखना है, फिर अलग अलग जैसे जीडीपी, आपका पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़, वेलफेयर मेजर्स, पीकेएलआई, एचडीआई, ये सब चीज़ का क्या इंडिया में मतलब ये लोग कैसे मापता है, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट को, वो चीज़ दिखाना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जर्नी क्या रहा, फिर उसमें क्या-क्या समस्याएँ आई हम लोग देखे, फिर उसका अभी का क्या पोजीशन है, बहुत सारा चीज़, फिर चैलेंजेस क्या-क्या है, फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है और वे फॉरवर्ड। तो इस तरह से ये आराम से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन लिखाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।